मन अहंकार विषयों में आसक्त मनुज हर भटक रहा रख अंधकार। आओ मनुज अंधकार से हो जाओ अब दूर, नित उज्जवल ऊर्जाओं का स्वागत कर तू शूर। अभिवादन, अभिनंदन और सभी दर्शकों के स्वागत सत्कार के साथ सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम कार्यक्रम के एक और नए अंक को लेकर उपस्थित हूं मैं नारायण दत्त मिश्र। सुप्रभातम में हम लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी प्रस्तुतियों को। साथ ही हमारा ध्यान होता है आपके स्वास्थ्य और संस्कृति के स्वास्थ्य पर भी। इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्र, योग और योग की भाषा संस्कृत पर आधारित संस्कृत पाठशाला जैसे उपक्रम भी लेकर आते हैं। पर सुप्रभातम का आरंभ हम करते हैं अपने पहले प्रभाग से, जिसे आप जानते हैं आज के पंचांग के नाम से। तो आइए जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र से जुड़े भारतीय काल गणना के विज्ञान को संक्षिप्त स्वरूप में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब बारी है एक प्रेरक सुभाषित के श्रवण की। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है, नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरलाः। अर्थात संसार में नीति, नियति, वेद, शास्त्र और ब्रह्म इन सब के जानने वाले मिल सकते हैं, परंतु अपने अज्ञान को जानने वाले मनुष्य विरले ही मिलते हैं। कहने का भाव यह कि हम अपने अज्ञान को दूर करते रहें और इसके लिए श्रवण और मनन करते रहें सुभाषित और सुभाषितार्थ का। अतः अविलंब सुनते और आत्मसात करते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ आज के सुभाषित को। नवेशधारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी प्रस्तुति की। बनारस के हस्तशिल्प कलाएं जीवित हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गुलाबी मीनाकारी की सुंदर नक्काशी और जरदोजी अर्थात सोने चांदी की कढ़ाई की बारीकियों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी प्रशंसा पाई है। आइए जानते हैं बनारस की हस्तशिल्प कलाओं के बारे में। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है, सदियों से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, संगीत और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह न केवल अपने पवित्र गंगा घाटों, मंदिरों और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हस्तशिल्प कलाएं भी पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाती हैं। बनारसी हस्तशिल्प में कलात्मकता, परंपरा और तकनीक का अनूठा मेल देखने को मिलता है। बनारस के हस्तशिल्प के अंतर्गत कई कलाएं शामिल हैं। मुख्यतः बुनकर मेटल रिपोज यानी कि धातु की नक्काशी, जरी जरोदारी यानी कि सोने चांदी की कढ़ाई और गुलाबी मीनाकारी। बनारसी संस्कृति, मान्यताओं और परंपरा से जुड़ी शिल्पकला में
कलात्मकता और तकनीक का अद्भुत मिश्रण दिखलाई पड़ता है, जिससे शिल्पकलाएं विशिष्ट हो जाती हैं। बनारस में ही जरी जरदोजी, मेटल रिपॉजी, भदोई के कारपेट, जरी जरदोजी के सिवाय बहुत तरह के एम्ब्रॉयडरी होते हैं, स्टोन, सॉफ्ट स्टोन कार्विंग है, गुलाबी मीनाकारी है, बीट्स, ग्लास बीट्स का क्राफ्ट है और इस तरह से बहुत सारे क्राफ्ट यहाँ पे प्रचलित हैं। गुलाबी मीनाकारी 2014 से पहले लगभग मृत प्राय हो चला था, जिसको कि यहाँ पर कुछ कारीगरों ने जिंदा रखा है और अब उस मुकाम तक उसको पहुंचा दिया है कि यह आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसमें आज के दिन में लगभग 400 कारीगर जो जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ से पंजीकृत हैं और जिनको शिल्पी पहचान पत्र जारी हुआ है। बनारस की हस्तशिल्प कलाओं में गुलाबी मीनाकारी का नाम अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल से इस कला का उपयोग भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग के रूप में होता आ रहा है। मीनाकारी धातु की सतह को खनिज पदार्थों के मिश्रण से सजाने की अद्भुत कला है। यह कला धातु पर नक्काशी और डिजाइन उकेरने के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करती है। गुलाबी मीनाकारी बनारस की पहचान और उसकी सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है। इसकी सुंदरता और बारीकी इसे न केवल भारत में अपितु वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा दिलाती है। गुलाबी मीनाकारी मुख्य रूप से मेटल पर इनेमलिंग है। जैसे कि गुलाबी मीनाकारी शब्द में है गुलाबी शब्द, इसमें गुलाबी रंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें खनिज की सतह पर या धातु की सतह पर किसी आकृति को उकेरा जाता है, उसके बाद उसमें विभिन्न रंगों को भरा जाता है और तरह तरह के मोटिव तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक, काशी की विरासत, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और उनकी फोटो इत्यादि को जो है गुलाबी मीनाकारी के रूप में उकेरा जाता है। गुलाबी मीनाकारी में रंगों को सही ढंग से सेट करने के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। इस कला का आधार सफेद रंग होता है, जिस पर चटक और चमकीले रंगों का उपयोग कर चित्र बनाए जाते हैं। यह एक अत्यंत जटिल और कलात्मक प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरती है। सही मायनों में गुलाबी मीनाकारी चित्रकारी और धातु कला का अनोखा संगम है। प्रोसेस में इसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला ड्राइंग अथवा डिजाइन होता है, दूसरा गढ़त होता है जिसमें हम सोने और चांदी के गढ़त बनाते हैं, और तीसरा इनग्रेविंग होता है जिसके हम उसके सरफेस को रफ करते हैं और उस पर डिजाइन बनाते हैं। फिर चौथा मीनाकारी होता है, इसके ऊपर हम मीनाकारी करते हैं और इसके बाद मीनाकारी के बाद जो वाइट नॉन ट्रांसपेरेंट वाइट ओपेक कलर जो होता है उसको हम पेंटिंग करते हैं गुलाबी रंग से, और इसके बाद जड़ाई और इसके बाद मुजाई और पोहाई, ये 7 स्टेप्स मिलके एक पूरा गुलाबी मीनाकारी तैयार होता है। काशी न केवल मोक्ष की नगरी है बल्कि कला और शिल्प का भी अद्भुत खजाना है। आज के दौर में भी बनारसी हस्तशिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि यह अनूठी विरासत आने वाले पीढ़ियों तक पहुंच सके। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह थी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति। अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। आइए जानते हैं कि हीमोफीलिया रोग क्या है और इस रक्त विकार से ग्रस्त व्यक्ति को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया और अन्य रक्त विकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, यानी ये रोग माता पिता से बच्चों में आ सकता है। आमतौर पर हीमोफीलिया रोग लड़कों को प्रभावित करता है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर होती हैं। इस बीमारी से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। ये रोगी के रक्त में प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोक देता है।
हीमोफीलिया रोग होने पर शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी कारण से चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। ये बेसिकली खून अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके के खून बह सकते हैं और कभी कभी दिमाग के अंदर भी खून बह जाता है, जिससे कि बेहोशी, दौरे आना और जान का खतरा होता है। तो हीमोफीलिया बेसिकली एक तरीके की खून बहने की बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। और हीमोफीलिया दो तरीके की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। बच्चे खेलते हैं, आपको पता है ग्रोइंग एज में दौड़ते भागते हैं और थोड़ा सा गिरते भी हैं, तो जैसे ही कहीं पे थोड़ा सा ट्रिवियल इंजरी हुई उनको खून बह गया। मेजॉरिटी में जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनके जोड़ों में खून बहता है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन जोड़ है वो नी जॉइंट है। वहाँ पे हमें सूजन और चलने की परेशानी हो जाती है बच्चों को। सामान्य प्रक्रिया में बच्चे को जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पुरुषों में अलग अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। क्रोमोसोम में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। यदि एक्स क्रोमोसोम माँ से और वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है और यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित हो तो बेटे को हीमोफीलिया रोग हो जाता है। बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम माँ से और एक पिता से मिलता है। यदि वो हीमोफीलिया से ग्रस्त हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रस्त न हो तो बेटी को ये बीमारी नहीं होती। हीमोफीलिया होने पर व्यक्ति में कुछ प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द या सूजन, कटने या चोट लगने या सर्जरी होने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, दंत चिकित्सा के बाद अस्पष्टीकृत और अत्यधिक रक्तस्राव, कई बड़े और गहरे घाव, टीकाकरण के बाद असामान्य रक्तस्राव, मूत्र या मल में रक्त आना, बिना किसी ज्ञात कारण के नाक से खून बहना, शिशुओं में अस्पष्टीकृत चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। हमारे पास हीमोफीलिया को बचाने के लिए और उपचार के लिए फैक्टर्स आते हैं, जिसको हम फैक्टर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और हीमोफीलिया को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खून बार बार ना बहे। हम प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं, जिनकी बीमारी की जानकारी हो गई होती है, जिनको हम कहते हैं कि डायग्नोसिस कंप्लीट है, उनको हम पहले प्रोफिलैक्सिस भी अब आजकल दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जेनेटिक्स में बहुत एडवांसमेंट हुई है साइंस में, तो आजकल हमारे पास जीन थेरेपी भी आ गए हैं। कई बार जन्म से ही इस बीमारी का पता चल जाता है। अगर हीमोफीलिया मध्यम और गंभीर स्तर का है तो बचपन में आंतरिक स्राव होने पर कुछ लक्षण सामने आ सकते हैं, लेकिन गंभीर स्तर के हीमोफीलिया में खतरा अधिक होता है। कहीं जोर से झटका लगने पर भी आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो सकता है। अगर बीमारी हल्के स्तर की है तो इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। आमतौर पर जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं और खून बहना बंद नहीं होता, तब रोग का पता चलता है। सही इलाज और देखभाल से हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति को स्वस्थ और सामान्य जीवन प्राप्त हो सकता है। पहली बात तो सही टाइम पे उनको डायग्नोज करना चाहिए। रोग की पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि अगर रोग की पहचान हो गई है तो उसका उपचार हर जगह सरकार ने सेंटर्स बना रखे हैं। हीमोफीलिया के सेंटर्स हैं जहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो फैक्टर की कमी है वो बार बार ज़रूरत के हिसाब से एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से उनको मिलता है, जैसे कि बार बार उनको खून ना बहे, अंदरूनी और बाहरी दोनों खून बहने से बचाव हो और उनकी लाइफ नॉर्मल हो सके। हमारे पास तकनीक है जिससे कि बच्चा पेट में आए हम हीमोफीलिया की जांच करके पक्का कर सकते हैं कि ये बच्चा हीमोफीलिया का होगा या नहीं होगा। उससे हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हैं और हम हीमोफीलिया बीमारी
होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि जन्म के बाद जिस बच्चे को ये बीमारी हो जाती है उसमें हम रजिस्टर करा के सही टाइम पे जितना जल्दी जानकारी हो, जितनी जल्दी डायग्नोसिस बने उतना अच्छा है, और उपचार के तौर पे हम फैक्टर देते हैं और उससे उनका जो जीवन है नॉर्मल रहता है। हीमोफीलिया के विषय में सतर्कता इससे होने वाली जटिलताओं को कम करने में प्रभावशाली है। जागरूक रहें जिससे हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होने की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्दी ही विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात योग की। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार ठीक से होना अत्यावश्यक होता है। कैसे योग क्रियाओं के करने से रक्त संचार बेहतर हो सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए जरूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें। ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति से कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं। ऐसा कर लीजिए।
अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम, अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है, ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए। तो योग से जुड़े इस प्रबोधन के बाद अब समय है भाषा शिक्षण का। भाषा शिक्षण की कक्षा में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम
दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था, संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत। जानाति किम अति सुंदरम आसीत। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। तो आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। सुप्रभातम की प्रस्तुति के साथ हम पुनः कल लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः।